अक्सर हम मिसालें खोजते हैं अपने आसपास। कुछ ऐसे लोग मिलें जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया हो और उनसे कुछ सीखा जा सके, उनसे कुछ समझा जा सके। स्वरोजगार को कैसे एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया जा सकता है, छोटी शुरुआत करके बड़ा कैसे अचीव किया जा सकता है, अक्सर हम ऐसी मिसालों के खोज करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग पहुंच गए डोईवाला के झड़ौन में। ये डोईवाला का इलाका है और ये झड़ौन है। और यहाँ जब आप ये देखेंगे ये तालाब, और यहाँ पर एक ज़बरदस्त काम हो रहा है। और ये इसलिए भी अच्छा है और इसलिए भी ये बताना इसको ज़रूरी है क्योंकि ये रोल मॉडल उत्तराखंड का जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सारे लोगों को दिखाता है कि कैसे आपको मछली पालन व्यवसाय जो है उसे करना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए हैं और आज हम आपको मिला रहे हैं ललित बिष्ट से। ललित बिष्ट ने जब ये काम शुरू किया वो होटल इंडस्ट्री में थे और फिर उनको लगा कि नहीं यार मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए, और उन्होंने ये मछली पालन से छोटी शुरुआत की और आज वो इस एरिया में या कहें उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर मछली पालन के क्षेत्र में। तो आज मुलाकात करते हैं ललित बिष्ट से। और जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल तीरंदाज लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पर भी हमारा पेज तीरंदाज लाइव के नाम से है। तो मिलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं ललित से कि उन्होंने कैसे शुरुआत की इस मछली पालन के काम की और आगे उन्होंने क्या क्या अचीव किया। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तीरंदाज लाइव पे। कब ये लगा कि मुझे अपना काम शुरू करना है? और आप तो अच्छा खासा होटल इंडस्ट्री में थे, एचएम किया था और उसके बाद होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो फिर क्यों लगा कि मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए? देखिए, होटल इंडस्ट्री में या जो भी आपका पर्सनल फील्ड है, ठीक है, आपको अपना फ्रीडम जो है जी, जो फ्रीडम ऑफ कल्चर है या वो है, अपना काम में थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा लेवल का रहता है, ठीक है। और फिशरी ऐसा एक आपका कल्चर कहिए, प्रोडक्ट कहिए या वो कहिए, जिसमें हर किसी का कीन जो है, जो आपका नेचर है वो कीन हो जाता है। आप मछलियों को देखते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग ब्रीड्स की, ठीक है, उन्हें फीडिंग कराना, ये करना, तो मतलब आपको मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या एक रिक्रिएशन मान लीजिए कि ये आपको ये कल्चर करके वो होता है। जैसे हम देखते हैं कि हाँ, जो जीरा कल्चर से हम फिश को कल्चर करना शुरू करते हैं, उसको फिंगरलिंग तक डेवलप करते हैं, फिर आपका ईयरलिंग हो जाता है, और जब हम 750 ग्राम से 1 केजी के आसपास का फिश कल्चर करते हैं तो मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन की इन्जॉयमेंट है कि हाँ, हमने जो है इसको लाइफ साइकिल को स्पैन को करा है। जब वो फीड करती है, ठीक है, आ रही है, फीड करने आ रही है, कैसे वो है, तो वो चीज़ बहुत ही मतलब रोमांचकारी रहती है, वो रहती है, ठीक है। लोग तो जैसे एंगलिंग करने जाते हैं, वो करते हैं, तो उसमें पैसे खर्च करके वो रिक्रिएशन ले रहे हैं। वो चीज़ हमें अपने घर पे या अपने फार्म पे ये चीज़ हम देख सकते हैं कल्चर वो करते हुए। इस काम की शुरुआत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पूल की भी बड़ी अच्छी कहानी है जहाँ पे अब आपने ये फ़िश पॉन्ड बना दिया है, तो इसकी क्या कहानी है, थोड़ा इसको भी बताइए। बेसिकली क्या था कि वैसे हम एग्रीकल्चर बेसिस पे हमने ये जो पूल है, जो स्टार्टिंग पूल है, ये हमने बनाया था। तो जैसे हम एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थे पहले, तो हमने ऐसा रिजर्वॉयर्स को कंस्ट्रक्ट करा था। फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के, ठीक है, फिशरी डिपार्टमेंट के उससे हुआ, 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो वो मैंने ज्वाइन करा, तो देखा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा कि हाँ, ये क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज़ है, तो इससे हम फिश को अगर इसमें डाल के देखें कि अगर डेवलपमेंट होता है, तो उस बेसिस पे हमने इसको, ठीक है, फिशेस को डाला। तो 6 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो थे वो मिले कि हाँ, ½ केजी क्रॉस से हाफ से 1 केजी के आसपास का साइज हमें अटेन हुआ। तो फिर एक पॉन्ड के बाद हमने दूसरा कंस्ट्रक्ट करा, दूसरे के बाद तीसरा करा, फिर उसके बाद हमने बायोफ्लॉक सेटअप लगाए, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में चलते चलते लोग मिलते रहे, कोई उन्होंने पूछा कि हाँ कैसे सेटअप किया, क्या है, ठीक है, तो उनको हेल्प करना, ठीक है, मेडिसिकेशन में कि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, बीमारी आ रही है फिशेज़ में, कैसे ट्रीट होगी, क्या मेडिसिन लगेगी, क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। वो चीज़ करते करते अब बेसिक ये है कि हाँ, हम जैसे सीड्स हो गया,
फीड हो गया, मेडिसिन्स होगी और अदर नेसेसरीज जैसे आपके नेट्स हो गए, ठीक है, बर्ड नेट्स हो गए, ठीक है, और हापा और चीज़ें भी फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं एकदम नॉमिनल रेट पे, जिससे कि वो उसे और जगह कहीं वो ना करना पड़े कि यहाँ ढूंढ रहा है, इधर जा रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो उसे एक ही पॉइंट पे सारी, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड वो सारी मिल जाती हैं। ललित ने एक काम बड़ा इंटरेस्टिंग किया है कि वो खुद तो ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग इस काम को शुरू करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कब लगा कि यार मुझे दूसरों को भी ट्रेन करना चाहिए और मैं इसका कोई पैसा नहीं लूँगा? देखिए बेसिकली क्या था कि जैसे हमने डेवलप करा अपने आप को, फिर उसके बाद फार्मर्स आए, ठीक है, आके मिलते रहे, उन्होंने काम स्टार्ट करा। लेकिन काम स्टार्ट करते ही जैसे नया फार्मर है तो डिफ़िकल्टीज़ कुछ ना कुछ आती हैं, पानी के पैरामीटर्स हो गए, वाटर वो हो गया, स्टॉकिंग डेंसिटी डाल दिया है, फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, वो हो रही है। तो फिर जो फार्मर्स थे वो अपनी दिक्कत के साथ आए कि हाँ हमने ये कर दिया है, इसमें ठीक है फंगस आ गया है या पानी से बदबू आने लगी है, अमोनिया शूट कर गया है, ठीक है, और सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आए। तो डिफ़िकल्टीज़ के साथ आए तो हमको क्या हुआ कि हमें भाई उसका प्रिकॉशन तो वो तो पता था कि हाँ इस वजह से हो रहा है, लेकिन वो मेडिसिन अगर जैसे हम ज़्यादातर बेसिकली क्या है कि सारी जो मेडिसिन कंपनीज़ हैं वो साउथ में हैं, ठीक है, तो वहाँ से ऑर्डर करने में 1-1.5 हफ्ते का टाइम लग जाता था। तो जब तक कि वो 1-1.5 हफ्ते में मेडिसिन आती थी तब तक कि भाई 50% 40% मोर्टालिटी उस फार्मर की हो जाती थी और बहुत ही ज़्यादा नुकसान उसे फेस करना पड़ता था। इसीलिए मेडिसिन्स का क्या था कि हमने वहाँ स्टॉक करना शुरू कर दिया कि बेसिक जो मेडिसिन्स हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, या फार्मर के पास भी बेसिक कह दिया कि हाँ ये मेडिसिन आपको अपने पास रखनी चाहिए, ये प्रिकॉशनरी है, ठीक है। जो वाइड स्पेक्ट्रम में है वो चीज़ तो बात की है, लेकिन जो छोटा मतलब मेडिसिन्स जो जर्नल होनी चाहिए, जैसे हम वो करते हैं कि सिर दर्द की दवाई या वो दवाई बुखार की, खांसी की, हम अपने घर में रख लेते हैं, उस हिसाब से हमने फिशरीज़ में भी जो बेसिक मेडिसिन्स थी वो फार्मर्स को कहा कि ये रखिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे फार्मर रखने लग गए। तो वो जो ट्रीट हुआ, ठीक है, जो आज उसमें डिजीज़ आई है तो वो अगले दिन हमने मेडिकेशन करा दिया या तीसरे दिन मेडिकेशन करा दिया तो वो 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता था, उतनी मोर्टालिटी, उतना लॉस नहीं होता था फार्मर्स का। फीडिंग, सीडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन, जी सब कुछ तो आप कर रहे हैं। तो ये क्यों लगा कि यार मुझे सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि टोटलिटी में करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। नहीं, सारी चीज़ें क्या हैं कि एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अगर आप सीड डालते हैं, ठीक है, बेसिक सीड से स्टार्ट करते हैं, सीड डालते हैं, पहले पॉन्ड कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन की आदमी बना देता है, ठीक है, वो अपने बेसिस पे बना देता है, हाँ मेरे को ऐसा बनाना चाहिए। अब उससे ये नॉलेज नहीं है कि क्या डेप्थ होनी चाहिए, क्या स्लोप होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ वो नहीं है। जैसे बायोफ्लॉक के सेटअप्स लगवाए हमने काफ़ी, ठीक है, तो उसमें फार्मर को ये तो पता है कि मेरे को बायोफ्लॉक का सेटअप लगाना है, 15,000 लीटर का टैंक होना चाहिए, लेकिन उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ठीक है, डायमीटर क्या रहेगा, वो चीज़ है उस नॉलेज में नहीं रहती। तो उसमें हम थोड़ा ब्रीफ करके स्टार्टिंग फेज़ पे उसको वो कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके फार्मर्स को ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती, ठीक है। तो फिर उसके बाद सीड डालना हो गया, ठीक है, आपने सेटअप बना दिया, अब सीड की रिक्वायरमेंट है। अब सीड की रिक्वायरमेंट आएगी तो सीड आपने डाल दिया, फिर आपको फीड चाहिए, ठीक है। अब सीड हमने हेल्प कर दी, उसमें सीड देने में भी कर दी। अब फीड के लिए फिर इधर उधर तो फीड की रिक्वायरमेंट आई, फिर फीड खाई, ग्रोथ ली फिश ने। तो उसके बाद उसको कभी भाई पानी के पैरामीटर्स ख़राब हुए या कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो गया या मौसम क्लाइमेटिक चेंज आ गया तो उस हिसाब से मेडिसिन प्रॉपर हो, ठीक। आपने पूरी साइकिल प्रॉपर कर दी, स्टॉकिंग से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर, स्टॉकिंग से लेकर, और आपका प्रोडक्ट जो है, जो फिश है वो आपकी कल्चर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया। अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई है तो उसके बाद जो बेसिक ट्रेडर्स आते हैं, ठीक है, वो या तो ज़्यादा कम कहते हैं कि हाँ सर हम इतना दे पाएंगे आपको, बहुत ही कम नॉमिनल जो प्राइस है वो करते हैं, या फिर ये है कि
जो बेसिक फार्मर है उसे पता नहीं कहाँ बेचना है, रेट उसे अच्छा मिल सकता है लेकिन उसे पता नहीं कहाँ बेचना है, ठीक है। जो जहाँ जो भी आया उसके बाद ट्रेडर या कोई भी, ठीक है, वेंडर जो भी आया, जिस रेट में वेंडर ने कहा उस रेट पे उन्होंने सेल कर दी, तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्टिंग आई है वो डाउन हो जाती है, आपका प्रॉफिट जो मार्जिन है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर जो ट्रेडर्स हैं जो अच्छे प्राइस पे फिश उठाते हैं, ठीक है, उनसे हम कांटेक्ट करा देते हैं, आप उनको दीजिए, ठीक है, इनको सेल कीजिए, तो आपको फिर प्राइस उसका भी इशू नहीं होता कि जो ट्रेडर है वो आपके फार्म पे आएगा, फिश कलेक्ट करेगा, वेट करके आपको प्राइस देगा उसका, ठीक है, और अपनी फिश ले जाएगा। आप मंडी में जा रहे हैं, आप अनसर्टेनिटी है, पहले रास्ते में ट्रैवल में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, या फिर आपका जो ट्रेडर है जहाँ गए वो कहे ना सर कि आपको मैं ये प्राइस नहीं दे पाऊँगा, या आज मंडी में बहुत मच्छी आई है, आज आपकी मच्छी नहीं बिक पाएगी, ठीक है। तो उस केस में फार्मर को वापस लाना या वो करना तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस बेसिस पे ये वाला जो वो है, जो ट्रेडर खुद आके आपके फार्म से ले जाता है, उस पे आपको 2-4 रुपए कम मिलते हैं, लेकिन आपका जो वो है, जो आपको प्राइस मिलना है, जो सेटलमेंट है, आपकी डील जो है वो पहले ही क्रैक हो जाती है कि हाँ आपको इतने का प्राइस मिलेगा। एक सवाल मेरा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी है कि एक तो कहाँ कहाँ के किसान आपसे जुड़े हुए हैं, और एक ये कि उत्तराखंड में कितनी खपत है, तो उसके बाद उत्तराखंड की खपत पूरी करने के बाद जो माल बाहर जाता है वो कहाँ कहाँ जाता है, तो किसान कितने जुड़े हैं, खपत कितनी है, और माल बाहर कहाँ कहाँ जाता है? आप पहले प्रोडक्शन का और किसान का वो करते हैं। जैसे हम जो यहाँ से सीड सप्लाई करते हैं वो आपका पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ठीक है, आपका इधर हरिद्वार का थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देहरादून हो गया, सहसपुर हो गया, ये वाले एरियाज़ हम कवर करते हैं सीड फीड में, मेडिसिन्स में, ठीक है। और प्रोडक्शन का ये है कि आपका इसमें जो है प्रोडक्शन, आपका यहाँ का जो उत्तरांचल का प्रोडक्शन है वो बाहर नहीं जाता, और जो ये है कि आंध्रा से या बंगाल से और जो फिशेस हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट की जा रही हैं। एक्सपोर्ट तो बहुत ही रेयर है, वो भी ये जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो भी ट्राउट का या मतलब इस टाइप के फिशेस हैं जो आपके रेयर हैं, ठीक है, हाई वैल्यू फिशेस हैं, ठीक है। नॉमिनल जो फिशेस हैं वो आपकी, जैसे पंगास की बात कर रहे हैं तो आंध्रा से ये मान के चलिए रोज, ठीक है, आपका 50 से 60 टन जो माल है वो आपका उत्तरांचल के अंदर आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि कंजम्पशन बहुत है, तो हाँ, यहाँ और भी संभावना काफ़ी बहुत है, ज़्यादा ठीक है। एक सवाल मेरा ये भी था कि फिशरीज डिपार्टमेंट ने आपको रोल मॉडल के तौर पर हमेशा प्रोजेक्ट किया है, बहुत सारे जो उनके जब उनके लगते हैं आउटलेट लगते हैं तो वहाँ पे आपसे बात कराते हैं किसानों की, तो वो कैसे हुआ जुड़ाव, और वो भी कई सारे लोगों को आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं? नहीं, ये है कि देखिए बेसिक कि आपका जैसे ही हम डेवलप होना शुरू करें, ठीक है, हमने काम करना शुरू करा तो अच्छा वर्क हुआ, तो बेसिक क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है वो हाईलाइट रखता है कि आपके जो अच्छे फार्मर्स हैं उनके पास आपको भेजा, जो नए फार्मर्स हैं उनको भेजा जाए कि जिससे उनको दिखे कि हाँ कि काम अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्शन निकल रहा है, ठीक है, तो वो मोटिवेशनल होता है कि आएगा, ठीक है, नया फार्मर आएगा, वो देख के, ठीक है, देखेगा, प्रोडक्शन देखेगा, वो देखेगा, साइकिल देखेगा, तो वो उसमें वो मोटिवेट होता है। अगर किसी ऐसे फार्मर के पास भेज देंगे जिसने आज तक कोई हार्वेस्ट नहीं निकाला है तो वो क्या तो मोटिवेट करेगा और क्या नए फार्मर्स को बताएगा। अब एक लास्ट सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मछली पालन के अलावा हमने देखा आप मुर्गी पालन कर रहे हैं जी। उसमें भी आपने एक तो बॉयलर भी है, दूसरा आपने जो हम कहते हैं ना कि देसी मुर्गी है या कड़कनाथ है, उसके अलावा बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो एलाइड फार्मिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि आप सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहते, कितना ज़रूरी है एलाइड फार्मिंग करना? देखिए, एलाइड फार्मिंग का पर्सपेक्टिव ये है कि जो नया फार्मर है, ठीक है, आपका अगर फिशरी पे, ओनली फिशरी पे डिपेंड करेगा तो 6 महीने का, अगर पंगास की बात करते हैं तो आपका 6 महीने का कल्चर है, और आईएमसी की बात करते हैं तो 1 साल से 1.5 साल का कल्चर जो टाइम है वो रहता है। आपका जो फार्मर है, जो बेसिक फार्मर है, वो अगर 6 महीने तक इन्वेस्ट करेगा और कोई रिटर्न नहीं आएगा उसके पास,
तो उस बेसिस पे उसने कहीं से या तो फिर पैसे लेंड करने पड़ेंगे या बैंक से लोन लेगा या कुछ उस केस में करेगा। लेकिन जब हम एलाइड फार्मिंग की उस पे आते हैं, चाहे गोट फार्मिंग होगी या पोइट्री होगी या देसी फार्मिंग होगी या डेयरी होगी, तो इस पे क्या है कि आपका जैसे डेयरी की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसमें से मंथली उसकी इनकम आना शुरू होगा। और वैसे ही अगर हम बॉयलर की बात करें तो 40 से 45 दिन का साइकिल जो है वो बॉयलर फार्मिंग का है। तो उस साइकिल के अंदर उसका प्रोडक्शन जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न आना शुरू कर जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका गोट फार्मिंग का ले लीजिए तो जैसे बेसिक तो निकलता रहता है, लेकिन जैसे फेस्टिवल्स हो गए, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया या ईद हो गया, ठीक है, इस टाइम पे क्या है कि काफ़ी डिमांड रहती है, ठीक है, बकरों की इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो इस केस में उनके रिटर्न्स जो हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, तो इसीलिए एलाइड फार्मिंग में ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। बस आखिरी में एक छोटा सा सवाल और उसका जल्दी से मैं आपसे उत्तर भी चाहूँगा कि जो नए लोग करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, कितनी तैयारी करके आएँ? सिर्फ ये नहीं कि कोई अच्छा पैसा कमा रहा है इस काम से इसलिए मैं ये भी शुरू कर देता हूँ, मतलब क्या कितनी तैयारी करके वो इस तरह के काम को शुरू करें? नहीं, देखिए, बेसिक जो है कि आपको एक बेसिक नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी काम आप शुरू करने चाह रहे हैं तो उसके बारे में एक ब्रीफ आपको होना चाहिए कि ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, इसमें ये प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं, ये चैलेंजेस हैं, वो होना चाहिए। और बेसिक क्या है कि जैसे ही कल्चर करते हैं तो उसके बाद आपको डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, ठीक है। ऐसा कोई फार्मर नहीं होगा या मैं भी नहीं हूँ कि जिसने बिना डिफ़िकल्टीज़ के, ठीक है, आउटकम कर लिया है, ठीक है। सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उस पे क्या है कि आप एक फिशरी ऐसा हुआ है कि आप थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वर चाहिए इसमें, ठीक है। आपकी देखभाल जो है वो ज़्यादा है, मैन पावर उतनी नहीं चाहिए, लेबर उतनी वो नहीं चाहिए। कोई बच्चा भी है वो फीडिंग करा देगा या कोई घर में वुमन है वो करवा देगी फीडिंग, लेकिन इसमें आपको कीन ऑब्जर्वर चाहिए कि कोई डिजीज़ आउटब्रेक तो नहीं हो रहा, कोई फिशेज़ में अनयूजुअल बिहेवियर तो नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा बिहेवियर आ रहा है, तो जो भी आपका पर्सपेक्टिव है कि जिससे आप कंसर्न कर सकते हैं उससे पूछिए कि हाँ मैंने अपने फिशेज़ में ये डिफरेंट नेचर देखा है और वो किसी डिजीज़ का आउटब्रेक तो नहीं है या कुछ वो दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा, ठीक है। या डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, ठीक है। वो करेंगे कि हाँ आपकी ये प्रॉब्लम है, इससे रेक्टिफाई हो जाएगी। तो देखा आपने, आप स्वरोजगार कीजिए, नए नए जो खासकर फार्मिंग सेक्टर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत संभावनाएं हैं। जैसे ललित भी बता रहे थे कि फिशरीज़ में ही, मछली पालन में ही इतनी संभावनाएं हैं कि हम अपने स्टेट की ही खपत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे लगता है कि संभावनाएं बहुत सारी हैं, बस आप अपनी अच्छी तैयारी के साथ आइए और अपना काम कीजिए। तो उसमें पहले पूरी स्टडी कीजिए, होमवर्क कीजिए और उसके बाद एक वेल प्लान मैनर में उसको शुरू कीजिए। तो ये सब कहानियाँ दिखाने का मकसद भी हमारा यही है कि आप सभी लोग अपना काम करें, लेकिन पूरी तैयारी के साथ करें। और जो लोग हमारे साथ जुड़े उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल तीरंदाज लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ भी ये वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।